अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ खुरम इकबाल, कंप्यूटर लेक्चरर, सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान। जी मेरा बेटा, लास्ट टाइम हमने डिस्कशन में इस डायग्राम को देखा था और इस डायग्राम को हमने अच्छे तरीके से डिटेल में देखा, समझा और डिस्कस किया और उम्मीद है कि वो आपको समझ भी आया होगा। तो मेरा बेटा, अगर कोई सवाल हो उस लेक्चर से रिलेटेड तो बेटा आपने बिल्कुल भी लेट नहीं करना, आपने फ़ौरन से मुझे मैसेज कर देना है। जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, अपने मुतलका टीचर्स का आपको नंबर ग्रुप मिल गया होगा, आपने वहाँ पर मैसेज कर देना है और उनसे पूछ लेना है कि ये बात इस तरह से नहीं, मुझे इस तरह से लगी। जो भी आपका सवाल है वो आपने पूछ लेना है, साथ के साथ क्लियर होते जाएंगे तो इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। अब मेरा बेटा, हम इसी पूरे की पूरी डायग्राम के बारे में हर पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में जाकर देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आ गया हमारा सिस्टम स्टडी। तो बेटा देखिए, सिस्टम स्टडी के बारे में क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि सिस्टम स्टडी इज अ वेरी एसेंशियल टू मीट यूजर्स ऑर्गेनाइजेशन नीड एंड रिक्वायरमेंट्स। मैंने पहले आपसे कहा कि हम सारी की सारी सर्चिंग करते हैं, जाकर बाकायदा विजिट करेंगे कंपनी का, और यहाँ पर भी यही बात की जा रही है कि वो बाकायदा उसकी ऑर्गेनाइजेशन की जो ज़रूरत थी उसको और उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन की जितनी ज़रूरत थी और उसकी रिक्वायरमेंट जो सी थी वो सारी की सारी चेक की जाएंगी। और फिर उसके बाद वो कह रहा है कि सिस्टम एनालिस्ट कंसल्ट्स विद द मैनेजर, यानी मैनेजर से मिलना, एंड यूजर्स। मैंने पहले आपसे यही कहा था कि एडमिन और यूजर से बातचीत होगी, उनसे रिक्वायरमेंट्स का पूछा जाएगा ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू नो देयर रिक्वायरमेंट, उनकी रिक्वायरमेंट जानने के लिए। सिस्टम एनालिस्ट स्टडी द एग्जिस्टिंग सिस्टम, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि उनके मौजूदा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको देखना, क्योंकि एग्जिस्टिंग सिस्टम को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस बात की वजह से ये लोग नए सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए, जो बातें, जो फंक्शनैलिटीज़ उनको नए सिस्टम की तरफ लेकर जा रही हैं, वो आपसे रब्ता कर रहे हैं कि हमें सॉफ्टवेयर बना कर दें, पुराने सॉफ्टवेयर को रिजेक्ट करके नए सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह आपको इस पोर्शन से पता चलेगी कि एग्जिस्टिंग सिस्टम किस तरह से चल रहा था। आपको इनपुट्स आउटपुट्स जो यूज़र से पता चलेंगी, इनसे ऑर्गेनाइजेशंस के यूज़र से, मैनेजर से और उनके यूज़र से पता चलेंगी। इनके अलावा आप एग्जिस्टिंग सिस्टम से भी काफ़ी अच्छा खासा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। फिर वो कह रहा है एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड्स द ऑर्गेनाइजेशन बाय मीन्स ऑफ डिस्कशन। आप उनसे डिस्कशन करेंगे और काफ़ी सारी डिस्कशन के दौरान आपको पता चलेगा कि एग्जिस्टिंग सिस्टम से वो डिससेटिस्फाइड क्यों हुए। फिर वो कह रहा है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यू सिस्टम आर आइडेंटिफाइड। हमने जो न्यू सिस्टम के ऑब्जेक्टिव थे वो सारे के सारे आइडेंटिफाई कर देने कि हमने नए सिस्टम के अंदर ये काम करवाना है। तो बेटा यहाँ पर इसके बाद अगर आगे चलें तो देखिए, वो कह रहा है कि इन समरी, यानी कि सारे का सारा एक हमने कंक्लूजन निकाला कि द सिस्टम स्टडी इज डन टू फाइंड आवर आंसर्स ऑफ व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर, क्या आपने फ्यूचर में करना क्या है सॉफ्टवेयर को लेकर। उसके बाद हाउ टू डू इट, और उसको किस तरह से करना है, हमें ये भी उसी डाटा एनालिस्ट के अंदर, एनालिसिस के अंदर और उसके कलेक्शन के दौरान, डाटा गैदरिंग के दौरान पता चलेगा व्हेन टू डू इट, और कब इसको करवाना है, एंड हु इज डू टू इट, और किसको ये काम करना है। यानी हम यहाँ पर यूज़र के राइट्स का भी फैसला कर रहे हैं कि कौन सा यूज़र क्या काम करेगा। जब आप इंटरव्यू लेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार मैनेजर को कितनी अथॉरिटी मिली हुई थी पुराने सॉफ्टवेयर में और नए सॉफ्टवेयर के अंदर कितनी होगी, वो आप भी डिस्कशन करेंगे। मैनेजर भी बताएगा आपको कि यार मुझे ये अथॉरिटीज़ पहले नहीं थी मिली हुई और अब मुझे ये सारी की सारी अथॉरिटीज़ चाहिए। तो ये सारा कुछ हम यहाँ से देखेंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं सिस्टम एनालिसिस। बेटा, अब जो आपने पहले ऑब्जर्विंग कर ली, पूरी ऑब्जर्वेशन के अंदर आपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को रीड कर लिया, आपने सारा इन्वायरमेंट चेक कर लिया, इंटरव्यूज़ वगैरह किया, अब उसके साथ ही आप एनालिसिस करेंगे कि जो डाटा गैदर हुआ उसको दोबारा से आप कलेक्शन के अंदर या कंफर्मेशन के अंदर लेकर जाएंगे। इट इज़ द अर्ली फेज ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट। सबसे पहला फेज यही है डेवलपमेंट शुरू होने के पहले, क्योंकि पहले तो आप कंफर्म कर रहे थे कि वाकई सिस्टम इनको चाहिए और किस तरह का चाहिए। अब आप डेवलपमेंट फेज की तरफ जा रहे हो। कह रहे हैं सिस्टम एनालिसिस में होगा क्या, कहते सर्वे एंड प्लानिंग ऑफ द सिस्टम एंड प्रोजेक्ट, कि आप सर्वे करेंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे, किसकी, सिस्टम की भी और उसके प्रोजेक्ट की भी, कि आपने कैसे चलना है। उसके बाद द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम, एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी यहाँ पर इस एग्जिस्टिंग बिजनेस को कि उनका काम क्या है, उनका जैसे फर्ज करें कॉलेज है तो ये बिजनेस कॉलेज का है ना, तो एजुकेशनल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे सॉफ्टवेयर को देख रहे हैं, और फिर उनका इंफॉर्मेशन सिस्टम कि किस तरह वो मालूमात सारी की सारी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने यूजर्स को, एम्प्लॉयज़ को, और किस तरह इंफॉर्मेशन वो हासिल कर रहे हैं। दोनों पॉइंट आपने देखने। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं द डेफिनेशन ऑफ द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स एंड प्रायोरिटीज ऑफ अ न्यू सिस्टम। व्हाट इज द मीन ऑफ डेफिनेशन?
हम डेफिनेशन को इस तरह से यहां पर लेंगे कि हम कह सकते हैं कि डेफिनेशन क्या है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कि आपके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो आपने काम करना है। डेफिनेशन इसी चीज को कहा जाएगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट किसके बारे में, बिजनेस रिक्वायरमेंट, कि उनका जो बिजनेस है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो सारा कुछ, एंड प्रायोरिटीज, और किस चीज को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं फॉर आर न्यू सिस्टम, एक नए सिस्टम के लिए। मेरा बेटा यहां पर नए सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो उनकी रिक्वायरमेंट वगैरह सारा कुछ क्लियर होना जरूरी है, और हो सकता है कि बहुत से पॉइंट ऐसे हों जो पहले वाले सिस्टम में ना हो और वो अब उस सिस्टम में लेकर जाना चाह रहे हों। तो इसके बाद अब हम अगली स्लाइड को देख लेते हैं। देखिए यहां पर उसके बाद आ रहा है फिजिबिलिटी स्टडी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि फिजिबिलिटी क्या है। यहां पर सॉफ्टवेयर की फिजिबिलिटी में मैक्सिमम 3 पॉइंट्स को देखा जाता है, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में मैंने बताई हुई है। यहां पर देखिए पहले आ जाता है अफोर्डेबिलिटी, कि जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं यूजर इसका खर्चा पूरा कर सकता है कि नहीं कर सकता। हो सकता है कि हम देखिए जब किसी सॉफ्टवेयर की प्राइस को डिसाइड किया जाता है तो उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं। मैंने पहले आपसे कहा था कि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो जब हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की तरफ ही जा रहे हैं तो जाहिर है अच्छा खासा कॉस्ट होगी इसकी। तो जिस चीज़ को हम लाजमन पहले रीड करते हैं कि यूज़र कितना खर्चा कर सकता है, ये 3 पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है पहले, कि फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर ये 3 पॉइंट बहुत अहमियत रखते हैं। देखिए अफोर्डेबिलिटी के अंदर जब हम काम करवा रहे हैं यूज़र का काम करवा रहे हैं अपनी मैनेजमेंट, अपने एम्प्लॉयज़ से, हमारे पास प्रोग्रामर भी बैठे हुए हैं, डाटा गैदर्स भी बैठे हुए हैं, डाटा एनालिस्ट भी बैठे हुए हैं, हमारे पास काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने मिलकर वो सॉफ्टवेयर मुकम्मल करवाना है। अब हर एक की सैलरी भी है, वो सैलरी, और फिर हो सकता है उनका सॉफ्टवेयर किसी ना किसी तरह के हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड करता हो, सॉफ्टवेयर के लिए हमें कुछ खर्चा करना पड़े, तो वो जितना खर्चा होगा हार्डवेयर कंपोनेंट्स का, वो भी जैसे देखिए बायोमेट्रिक मशीन अगर उन्होंने बीच में ऐड करवानी है, लेट्स सपोज कोई बार कोड रीडर ऐड करवाना है, बार कोड रीडिंग मशीन वो ऐड करवानी है, MICR ऐड करवाना है, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकग्निशन डिवाइस ऐड करवानी है। जैसे आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ डिवाइसेस पड़ी हुई हैं जिनके जरिए क्रेडिट कार्ड को भी हम स्वैप करते हैं, अपना बिलिंग सिस्टम सारा कंट्रोल करते हैं। ये सारी मशीनों की अगर जरूरत पड़ रही है तो मेरा बेटा ये मशीनें हम अपने पैसों से तो नहीं लेंगे, ये यूजर्स के पैसों से आएंगी। तो यूजर को इन सारे खर्चों का पहले बताना है कि फिर उनके सॉफ्टवेयर का, फिर जितने हमारे एम्प्लॉय उनके सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं उनकी सैलरी भी उसी के हवाले है, उसी शख्स ने उनकी सैलरी पे। तो इस सारे खर्चे के अंदर हम जो पॉइंट चेक करेंगे वो क्या होगा, वो अफोर्डेबिलिटी का होगा, कि हमने अफोर्डेबिलिटी चेक करनी कि वो अफोर्ड कर सकता है इस चीज को कि नहीं कर सकता। ठीक हो गया। और दूसरे पॉइंट के अंदर है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब कि जो सॉफ्टवेयर वो कह रहा है बनाना वो मुमकिन भी है, क्या वो जोन सी फंक्शनैलिटीज लेना चाह रहा है जितना खर्चा वो कर रहा है। देखिए अफोर्डेबिलिटी के बाद ही हम इसका चेक करेंगे। देखिए वो काफ़ी सारे हो सकता है कि मामलात में कि यार ये भी रहने दो, ये भी रहने दो, खर्चा फिर बताओ कितना होगा। यूज़र हमेशा कोशिश करता है कि उसका खर्चा कम से कम हो और उसे अच्छे से अच्छा सॉफ्टवेयर मिल जाए। दिस इज़ टोटली इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर ये मुमकिन नहीं है। तो हम इस चीज़ को देखते हुए पॉसिबिलिटी चेक करेंगे और फिर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी चेक करेंगे कि वो उसको एक्सेप्ट करने के काबिल है। देखिए अक्सर औकात ये होता है कि हम डाटाबेस में ओरेकल यूज़ कर लेते हैं जो कि सबसे ज़्यादा हैवी डाटाबेस है, और इसको समझने के लिए भी टेक्निकल, इसको इस्तेमाल यानी इस ओरेकल को कंट्रोल करने के लिए हमें टेक्निकल एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है। क्या वो शख्स टेक्निकल एम्प्लॉयज़ रखता है अपने पास? हो सकता है कि उसके पास ऐसे एम्प्लॉय ना हो जो ओरेकल को समझ सकें। फिर हो सकता है कि आप ऐसा इन्वायरमेंट बनाकर उसे दे दें जो उसे समझ ही ना आए। तो इसलिए आपने ये भी ख्याल करना है कि जब यहां से भी वो पास हो गया, पॉसिबिलिटी भी मुमकिन है, फिर एक्सेप्टेबिलिटी के अंदर आपने ऐसी फंक्शनैलिटीज, ऐसे टूल्स यूज करने, ऐसा इन्वायरमेंट डिजाइन करना है जो कि उसको समझ आ जाए और वो एक्सेप्टेबल हो। ठीक हो गया। ये सारे पॉइंट हमने किस में देखने होते हैं? ये हमने इसमें फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर देखने होते हैं। तो अब वापस थोड़ा सा इसको डिस्कशन की तरफ लेकर चलता हूं। वो कह रहा है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ड्यूरिंग द सिस्टम एनालिसिस फेज विच एनालाइज डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रपोज्ड सिस्टम। मुख्तलिफ तरह से सिस्टम को देखा जाता है। वो कह रहा है इट इज प्री डिफाइंड एक्टिविटी इन SDLC। यहाँ पर वो यही बात कर रहा है कि SDLC के अंदर पहले यानी कि डिफाइन करने वाली एक्टिविटी है जिसमें कह रहा है डिटरमाइन वेरियस स्कोप्स। इसका स्कोप चेक करना है कि कितना इस्तेमाल होगा सॉफ्टवेयर, एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव ऑफ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू सिस्टम, कि हम उसको फ्यूचर के हवाले से भी
न्यू सिस्टम को देखेंगे। देखें, आपने जो सिस्टम बनाकर देना है वो ऐसा बनाकर देना है कि कम से कम भी 5 से 6 साल वो यूज़र उसके बाद और नए सिस्टम की रिक्वायरमेंट किसी को ना बताए। अगर वो बात करता भी है नए सिस्टम की तो फिर वो आपसे ही राब्ता करे, इतना आपने उसको सेटिस्फाइड कर देना है अपने सॉफ्टवेयर से। फिर वो कह रहा है कि इट टेल्स अस वेदर द सिस्टम इज फिजिबल टू डिज़ाइन और नॉट, कि ये फिजिबल है कि हम उसको डिज़ाइन करें या ना करें। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि इट डील्स विद द इकोनॉमिक, टेक्निकल, ऑपरेशनल, बिहेवियर एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ द न्यू सिस्टम। यहाँ पर ये बातें जो कर रहे हैं, यहाँ पर ये इकोनॉमिक के लिहाज से वो ये अफोर्डेबिलिटी आ गई, टेक्निकल के लिहाज से कि जो उसका टेक्निक आपने यूज़ करनी, जो उसमें कंपोनेंट इस्तेमाल करने के वो काबिल इस्तेमाल हैं, और फिर ऑपरेशन उसका चेक करना कि कैसा ऑपरेशनल होगा। यानी कि सॉफ्टवेयर की पूरी डिटेल अब आप चल रही है कि जो फंक्शन आपने ऐड करने, जो फंक्शन आपने उसमें सेलेक्ट करने हैं, कौन सा हार्डवेयर सेलेक्ट करना है, यूज़र इसको इस्तेमाल करने के काबिल है, ये फिजिबिलिटी स्टडी का हिस्सा है सारे का सारा। उसके बाद हम अगले पॉइंट पर अगर चलें तो इसके बाद देखें, यहाँ पर वो कह रहे हैं डिटरमाइन वेदर द सिस्टम मीट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लाइंट और नॉट। फिर हमने इसमें ये भी चेक करना है कि जो हमने सिस्टम सोचा है बनाना, क्या वो यूज़र की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। अगर यूज़र की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो फिर बेटा हम उसको चेंज करेंगे प्लानिंग को। फिर उसके बाद कह रहे हैं डिटरमाइन स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस ऑफ द सिस्टम बिफोर डेवलपिंग इट। बेटा यही वो चीज़ है जहां पर मैं आपको कहना चाह रहा था कि हम उसकी स्ट्रेंथ और उसकी लिमिटेशंस डिसाइड करेंगे उसको डेवलप करने से पहले। हो सकता है कि आप इतनी ज़्यादा फंक्शनैलिटी सोच के बैठ जाएं और उसका खर्चा 2 लाख से ऊपर चला जाए, यूज़र कहे जी मैं आपको 1 लाख भी पे नहीं कर सकता, तो फिर क्या आप दोबारा से सिस्टम सारा का सारा रिन्यू करेंगे? नहीं, पहले आपने चेक कर लेना है। फिर उसके बाद कह रहा है प्रोवाइड क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रपोज सिस्टम। फिर हम उसको प्रोवाइड करेंगे डॉक्यूमेंटेशन सारी की सारी, ताकि क्लियर हो जाए कि हम सॉफ्टवेयर में ये काम करेंगे और यूजर उस पर सेटिस्फाई, यानी एग्रीमेंट आप करेंगे। उसके बाद वो क्या कह रहा है, स्टडी ऑल द फैक्टर्स दैट मे इफेक्ट द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर डेवलपिंग इट। सारे के सारे फैक्टर डिसाइड किए जाएंगे, पहले के भी और बाद के भी। प्रोवाइड्स क्वालिटी इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम, फिर आप उसके बारे में जो क्वालिटी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करेंगे। तो मेरा बेटा ये सारे का सारा पॉइंट किसका था? फिजिबिलिटी स्टडी का। और इसमें मैंने आपको अफोर्डेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी पहले बताई। वजह देखें, आपने जितना रीड किया सारे का सारा इन 3 पॉइंट्स पर ही डिपेंड करता है। उसके बाद बच्चे यहां पर सिस्टम डिजाइन की बात आ जाती है। वो कह रहा है कि इट इज द मोस्ट क्रिएटिव एंड चैलेंजिंग फेस विच इज कंसर्न्ड विद द डिजाइन ऑफ द फाइनल सिस्टम। यहां पर अब सिस्टम डिजाइन करना शुरू कर दिया हमने, ये सिस्टम अब बनाना शुरू कर दिया, जो रिक्वायरमेंट यूजर की थी उसके अकॉर्डिंगली हम ये सारा काम कर रहे हैं। वगैरह सिस्टम डिजाइन शुड बिगिन फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम एंड द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर शुड बी एड्रेस्ड प्रॉपरली, कि जो यूजर की रिक्वायरमेंट थी वो और ऑब्जेक्टिव जो सा था हमारा सॉफ्टवेयर नया बनाने का, वो दोनों के दोनों यहां पर क्या हो, वो सही तरीके से एड्रेस्ड हो, यानी मुकम्मल हो, प्रॉपरली उसको डिजाइन किया जाए। यूजर की रिक्वायरमेंट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और फिर आपने जितनी डॉक्यूमेंटेशन डिसाइड की, कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपने जितना काम डिसाइड किया कि आपने ये काम करना है, तो बेटा वो भी सारा कुछ आप इसमें इन्वॉल्व करेंगे। इस चीज का बहुत ख्याल रखा जाता है। फिर वो कह रहा है कि ड्यूरिंग दिस फेज designer must design all the aspect of the system by using different tools like flowchart, DFD, data flow diagram. DFD stands for data flow diagram and ER diagram मतलब एंटिटी रिलेशनशिप, यानी कि एंटिटी कहते हैं कि उसके ऊपर कितने आप फर्द का डाटा, यानी कि स्टूडेंट है, टीचर है, दे आर द एंटिटीज। एंटिटी कैन बी अ पर्सन, प्लेस और थिंग अबाउट विच वी कैन स्टोर डाटा, यानी जिसके बारे में हम डाटा कलेक्ट, यार जो चीज़ भी डाटा रखती है वो एंटिटी है। तो उन्हीं की डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनानी पड़ती है, डाटा फ्लो डायग्राम बनानी पड़ती है, फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है। बेटा ये सारे का सारा जो सा आज हमने सिर्फ 3 पॉइंट देखे, बाकी पॉइंट हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, आपने बुक से इसको रीड करना है, प्रॉपरली रीड करना है, और उसके बाद अगर कोई भी सवाल आपके ज़हन में आता है, बुक से जब आप रीड करेंगे, देखिए मैंने आपको सारे का सारा कंसेप्ट समझाया है कि इस सवाल के अंदर, इन पॉइंट के अंदर क्या क्या काम होता है, कंसेप्चुअल हमने डिस्कस किया। अब आपने बुक से रीड करना है। जब आप बुक से रीड करेंगे, कुछ नए पॉइंट हो सकता है आपके ज़हन में आए वहां पर, वो आपके सवाल हैं। ठीक हो गया। अब आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, अब आप मैट्रिक या 9th क्लास के स्टूडेंट नहीं हैं कि आपने सिर्फ एक लाइन पढ़ी उसकी ट्रांसलेशन की, फिर एक लाइन पढ़ी उसकी ट्रांसलेशन की। ये हम कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे कि आप ट्रांसलेशन करनी है। यहाँ पर आप कंसेप्ट लेंगे सारे का सारा, मैं या कोई भी टीचर आपको कंसेप्ट देगा, फिर आपने बुक से देखना है उसे, जो सवाल आपके जहन में आता है आपने वो पूछना है, क्लियर करना है अपने आप को। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका बवक्त जवाब दूंगा। ठीक हो गया, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।